नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है। आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो इस उम्मीद के साथ, इस हौसले के साथ शुरू करते हैं कि ये बिजनेस आपको ग्रोथ देगा। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती कि उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि एज अ बिजनेसमैन कि मेरा बिजनेस अब ग्रो नहीं करे या रुक जाए या मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इसको संभालना। ऐसा आमतौर पे सोचा तो नहीं जाता, लेकिन बिजनेस में हर चीज का ध्यान रखना जरूरी है। और यहां पर एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब आपको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ को मैनेज करना पड़ता है। तो हम इस सेशन में आपसे बात करेंगे कि अगर आपकी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो रही है तो वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है, और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। देखिए, हम फास्ट ट्रैक ग्रोथ चाहते तो हैं, लेकिन डू वी हैव द रिसोर्सेस टू केटर टू दैट। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक समोसे वाला समोसे बनाता है, उसकी दिन की 100 की सेल है और एकदम से उसकी सेल 100 की 500 हो जाती है। तो क्या उसके पास वो रिसोर्सेज हैं कि वो 500 को केटर कर सके? और अगर उसके पास 500 की केटर की रिसोर्सेज नहीं है और वो 100-150 मैक्सिमम बना सकता है, तो उसकी दुकान से 300-350 समोसे के कस्टमर्स वापस जाएंगे। और वो जो वापस जाएंगे वो उसके लिए बैड नेम मार्केट में लेके आएंगे कि वहां मिलता नहीं है, वहां तो चले जाओ तो खाली हाथ लौटना पड़ता है। और ये लॉन्ग रन में उसके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि बिजनेस जो है हमारा वो ग्रो तो करे, लेकिन हमारे पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उस ग्रोथ को हैंडल कर सकें, उसको हम वेलकम करें। हाई ग्रोथ कभी कभी रिस्क लेके आती है, उन रिस्कों में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आपकी ग्रोथ और सप्लाई, यानी आपकी जो मार्केट में डिमांड आ रही है ग्रोथ की वजह से और जो आपकी सप्लाई है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बहुत जरूरी है। एकदम अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है। जब नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं जो कि टेस्टेड नहीं होते हैं, उनमें बहुत अच्छी मार्केटिंग करके आप एक सर्टेन ग्रोथ ले आते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक फिल्म है जो कि रिलीज होती है और उसमें इतनी उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी कि फ्राइडे को रिलीज हुई तो 2000 सिनेमा हॉल्स में हजारों लाखों लोगों ने पिक्चर देखी। पिक्चर उतनी अच्छी नहीं थी, तुरंत रिव्यूज हुए और अगले दिन शोज फुल ही नहीं हो पाए। गुड पब्लिसिटी समटाइम किल्स अ पुअर प्रोडक्ट फास्टर। तो आप जब तक प्रोडक्ट के बारे में सर्टेन नहीं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, उसको बहुत ग्रोथ मोड में ले आने की जरूरत मैं समझता हूं नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ क्यों होती है और कैसे हम ग्रोथ को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, भले ही आप उसको सस्टेन कर पाए या ना कर पाए, एक चीज तो है, कुछ ठीक हो रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो कोई चीज तो ठीक हो रही है। अब अक्सर मैंने लोगों से बात की है तो वो ये बोलते हैं, चलने दीजिए ना, नजर मत लगाइए। मैंने पूछा, भाई आपकी सेल बहुत अच्छी हुई इस बार, क्या रीजन था? अरे छोड़िए ना साहब, छोड़िए ना, हो रही है ना सेल, हमें इससे मतलब। एक मुहावरा है ना कि आपको आम खाने से मतलब कि पेड़ गिनने से। क्यों पेड़ गिने जाए? आम खाना और पेड़ गिनना एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है। बिजनेस में आपको हर सेल इंक्रीज और हर सेल ड्रॉप का रीजन पता होना चाहिए। इसको आप किस्मत के भरोसे, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सो यू नीड टू नो व्हाई अ पर्टिकुलर थिंग इज ग्रोइंग और उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं जो अच्छी हो रही हैं। दूसरा, आप जब इस चीज को पता करने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कस्टमर फीडबैक लेना पड़ेगा, आपको अपने सेल्स का पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक स्टोर था जहां पे ड्रेसिंग एक्सेसरीज बिकती थी, यानी कि टाइज, कफलिंग्स एंड ऑल। और एकदम से एक दिन सेल बढ़ी। बहुत खुश हुआ दुकानदार कि आज मेरी सेल बढ़ गई और उसने इन्वेंट्री मंगा ली कि मेरी दुकान तो चलने लगी। नेक्स्ट डे उतनी सेल नहीं हुई तो उसकी इन्वेंट्री बेकार हुई। अब उसने एनालाइज नहीं किया कि वो दिन जो था वो एक्चुअली टीचर्स डे था। तो टीचर्स डे में बहुत से बच्चों ने अपने टीचर्स के लिए कफलिंग्स, टाइज, ऐसी चीजें खरीदी, पर्सेस खरीदी। तो ये रोज तो नहीं होगा। तो ये अगर आपको पता होता,
जब बच्चे लेने आ रहे थे आपके पास प्रोडक्ट, क्या होता है कि जब बिक्री हो रही होती तो हम बहुत खुश होते हैं, हम उस समय दुकानदारी में लग जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि क्यों हो रही है। पर किसी एक कस्टमर से पूछते कि आज आप लोग किसी खास वजह से ले रहे हैं, तो शायद एक कोई बच्चा बता देता, तो आपको नेक्स्ट डे की इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते थे आप। तो यू नो द रीजन, एनालाइज इट कि क्या है। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, सेल खूब हो रही है, लेकिन आपका कस्टमर हैप्पी नहीं, तो ये कंट्राडिक्शन, ये गड़बड़। आपका बिजनेस हर हाल में जो सामान आपका बिक रहा है वो कस्टमर जब तक खरीद रहा है तभी तक बिक रहा है। आपका प्रोडक्ट लाख अच्छा हो, आपका कस्टमर उससे खुश होना चाहिए। तो अगर आपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं किया, कस्टमर के एक्सपीरियंस को सेटिस्फाई नहीं किया, तब तक प्रोडक्ट में आप गारंटी नहीं ले सकते। आप क्या आज माल बिक रहा है तो आप थोड़ा सा कस्टमर्स को आपने लाइन लगा दिया, लाइन से आओ, उसको खास तवज्जो नहीं दी, वो आके खड़ा रहा। आपने आपको मालूम है कि जितना मेरा माल है आज बिकी जाना है, चाहिए कस्टमर खुश हो या ना हो, पर वो जो नाराज कस्टमर वो मौका ढूंढेगा, मौका ढूंढते ही जैसे जिस दिन उसको मौका मिल गया, आपका ऑल्टरनेटिव आ गया, आपका कंपटीशन आ गया, आपका रिप्लेसमेंट आ गया, वो आपको छोड़ देगा। तो उसका एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी ग्रोथ हुई और रेवेन्यू एकदम से आ गया। अब उस रेवेन्यू से आप सोचते क्या है कि हम एक्सपैंड कर जाएं, और आप उस रेवेन्यू को लगा देते हैं फर्दर एक्सपेंशन पे। आपके पास कोई प्रोडक्शन था, आपके पास एक मशीन थी, आपकी सेल एकदम से बढ़ गई, आपके पास पैसे आने लगे, आपने दूसरी मशीन भी लगा दी, और उस वक्त ये रियलाइज किया कि अब उतनी सेल नहीं रह गई, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट दूसरी मशीन में थी वो बेकार हो गई। जो आपके पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है उसका यूज कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां हो सकता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, एक अपॉर्चुनिटी है, बट सोच समझ के करना चाहिए, आरओआई देख के करना चाहिए, और फ्यूचर को जान के करना चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने नया बिजनेस लगाया, पर बाद में चल के पता चला कि वो बिजनेस ही ड्रॉप हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ लगा रहे हैं। आप मार्केटिंग में पैसा लगा सकते हैं, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे पैसा लगा सकते हैं, आप प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने में लगा सकते हैं, उसकी पैकेजिंग में लगा सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज को आपको देखना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि किस वजह से आपकी चीज बिक रही है, तो वहां पे आप ज्यादा इन्वेस्ट करें। या ये भी पता करना पड़ेगा कि किस कहां पर वीक पॉइंट है हमारा, कहां से हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट वहां करें। मार्केट रिसर्च जरूरी है, मार्केट रिसर्च के बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आप कंपनी में लीडर्स पैदा करिए, फॉलोअर्स नहीं। अगर आपके पास एक बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसमें लीडर्स होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग को जितना आप डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और आप एक मान लीजिए आप ओनर हैं या आप सीईओ हैं उस बिजनेस के, तो आपके अंडर में एक टीम है लोगों की, आप अलग अलग टीम्स के अलग अलग लीडर्स, आपका एक प्रोडक्शन लीडर हो सकता है, आपका एक मार्केटिंग लीडर हो सकता है, ऐसे आप लीडर्स डेवलप करिए। मैं मैनेजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लीडर्स की बात कर रहा हूं। लीडर्स और मैनेजमेंट का फर्क है जो हम किसी और सेशन में आपको बताएंगे, बट समझने की कोशिश करिए। लीडर वो होता है जो कि मैनेजर ना होते हुए भी लीड कर सकता है। जरूरी नहीं हो कि कैप्टन ही इंडिया का सारे डिसीजन ले, टीम में एक दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कैप्टन ना होते हुए भी, मसलन अभी जो क्रिकेटिंग टीम है इसमें कैप्टन तो विराट कोहली हैं, लेकिन धोनी इज अ लीडर इन द टीम। तो इस तरह से आपको लीडर्स डेवलप करने हैं जो आगे चल के मैनेजर्स बन सकते हैं। आपको अपनी स्टाफिंग नीड को हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए, बहुत सारी कंपनीज में मैं देखता हूं कि स्टाफ ओवर है, जरूरत से ज्यादा लोग रखे हुए हैं और सबकी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है टाइम। और कुछ जगह इसका ठीक उल्टा है। अब उनको एक एम्प्लॉय मिला जिसकी आमतौर पर तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना होनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। वो बहुत खुश हो गया, उसने ज्वाइन कर लिया, लेकिन 3 लाख में फिर उसको 18 से 20 घंटे काम लेना शुरू किया। किसी दिन उसने जब पूछा कि मैं इतना काम करना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको जवाब मिला कि तुमको 3 लोगों की तनख्वाह मिल रही है तो तुम 3 लोग जितना काम करो। तो आपको अपनी स्टाफिंग नीड का ध्यान रखना है कि आपको कितने लोग चाहिए, उनकी एफिशिएंसी लेवल कितना होना चाहिए। अक्सर ट्रैवल एजेंसी में मैं देखता हूं कि ड्राइवर्स 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी करते हैं। रिस्की है, आपकी गाड़ी लड़ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वो होता है उतना टाइमिंग ना मेंटेन कर पाए।
तो 4 घंटे का रोस्टर बनाइए, आपकी 4-4 घंटे में हम नया ड्राइवर देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आपको स्टाफिंग और उसकी केयरफुल नीड करनी चाहिए। एक चीज़ और है, अगर आपका एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है तो आप अच्छे लोगों को लीजिए और अच्छी ट्रेनिंग दीजिए। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसको बेचने वाले भी अच्छे होने चाहिए। ये बात मैं हर बार कहता हूं कि जो सबसे ज़्यादा बिकता है प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं कि वही प्रोडक्ट सबसे अच्छा भी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप की चीज़ बिकने लगती है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास विनिंग फॉर्मूला आ गया और हम उसी रूट पे चलने लगते हैं। हम चेंज नहीं चाहते हैं, ना हम इनिशिएट करते हैं चेंज, और कोई चेंज लाने की कोशिश करता है तो उससे कहते हैं नहीं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दी एप्पल कार्ट विच इज सक्सेसफुल मॉडल। यहां पे हम गलती करते हैं। आपके पास जब रेवेन्यू एक्स्ट्रा है, आपके प्रोडक्ट ने अच्छा किया है, दैट इज द टाइम यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड गेट न्यू प्रोडक्ट्स। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो कभी ना कभी अपनी मार्केट खो देगा, सैचुरेट हो जाएगा, और तब आप अगर नया प्रोडक्ट लाएंगे तो आपके पास उस समय बिजनेस में इतना रेवेन्यू नहीं होगा, इतना कैपिटल नहीं होगा कि आप सस्टेन कर पाएं, और आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये उसी टाइम पे करने चाहिए जब आपका रेवेन्यू ठीक ठाक हो, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा हो, तब आप नई चीजें लॉन्च करके टेस्ट कर सकते हैं कि वो चलेंगी कि नहीं चलेंगी। आप नए बिजनेस को अडेप्ट कर सकते हैं। आप की कंपनी में एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड विद इन द कंपनी या एक्सटर्नल यानी आउटसोर्स्ड होना चाहिए, जो आपको समय पे ज़रूरत पड़ने पर अपनी राय दे सके, अपनी एडवाइस दे सके। आप हर चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आपका एक लीगल मेंटर हो सकता है, आपका एक फाइनेंशियल मेंटर हो सकता है, आपका एक सोशल मेंटर हो सकता है। तो आप ऐसे मेंटर्स को भी अपने साथ रखें, ये लोग काम आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो आपके रोल्स पे हों, आप उनको एज अ कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं। रैपिड ग्रोथ, एकदम से किसी बिजनेस का बढ़ना इज मोर और लेस अ गुड साइन, बट इफ यू डू नॉट हैंडल इट केयरफुली, ये कारण बन सकता है आपके डिबेकल का। एक उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। हम सब ने किसी न किसी वक्त नोकिया फोन को यूज किया है, 70% तक उनकी मार्केट शेयर। लेकिन क्या हुआ, आज नोकिया का नाम बहुत कम लोग लेते हैं। मार्केट में खरीदने जाएं तो आपको अलग अलग कंपनीज के फ़ोन मिलेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो नोकिया से बेहतर हों, लेकिन आप नोकिया नहीं खरीदते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यानी लगभग 70% मार्केट शेयर होने के बाद नोकिया के हाथ से पूरी मार्केट मोबाइल फ़ोन की निकल गई। क्यों हुआ ऐसा, इस पर सोचिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।